हाय। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि हमारा जो सिलेबस रहेगा BHDE 144 और बुक का नाम है हमारा छायावाद। ये छायावाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस है और ये हिंदी साहित्य में इसकी बहुत अधिक भूमिका है। तो ये पूरा बुक जो है वो पूरा छायावाद के ऊपर ही दिया गया है और इसमें आपके टोटल 2 खंड दिए गए हैं और इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। और इस बुक में आपको ओनली छायावाद के बारे में ही पूरे अच्छे से डिटेल में करना है। देखिए, छायावाद का जो समय है वो त्रिवेदी युग के बाद माना जाता है। त्रिवेदी युग के बाद जो समय आया था उसे छायावाद कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से कवि थे, कितनी रचनाएं हुई थी और इसमें किस तरह से साहित्य को एक नई पहचान मिली थी, ये सारे डिटेल आपको करने हैं छायावाद युग में। इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको छायावाद से लेकर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको छायावाद के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी और साथ में कवियों के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ आंसर पे बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, ये जो आपका बुक है यानी कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो दोनों खंड से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। और साथ में देखिए, इसमें आपको छायावाद से लेकर 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद युग के स्वरूप और विकास के बारे में आपको लिखना है। और ये बहुत ही कॉमन है यानी कि ये आ भी सकता है बिकॉज छायावाद से लेकर उसके स्वरूप और विकास के बारे में ही क्वेश्चन आएंगे या फिर उसकी विशेषता क्या थी, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो देखिए, छायावाद का जो समय है वो अभी मैंने आपको बताया। तो त्रिवेदी युग के बाद जो समय यानी कि साहित्य में जो परिवर्तन हुआ था उसे छायावादी के नाम से जाना जाता है। अब इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं यानी कि आंसर पे समझाने का ट्राई कर रही हूँ। अदरवाइज़ इसकी PDF आप ले सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में जो त्रिवेदी युग के जो समय अभी जो मैंने आपको बताया कि त्रिवेदी युग के बाद के समय को ही एक तरह से छायावाद कहा जाता है। और इसकी जो एक तरह से इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई थी यानी कि इसमें जो लेखकों ने जो चीज़ों को इस्तेमाल किया था वो था प्रेम भावना, प्रकृति से उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव था। ये जो छायावाद के जो कवि थे या फिर रचनाकार थे, तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप कर लीजिएगा इन द स्टार्टिंग में जब इसका आप परिचय लिखेंगे तब। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, छायावाद की जो एक तरह से सबसे पहली जो कविता थी जिसका नाम था झरना। अब देखिए, काव्य का मतलब होता है पोइट्री और झरना जो है वो इस काल में यानी कि छायावाद का जो समय था उसमें सबसे पहली रचना मानी जाती है, जिसके राइटर यानी कि जिसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी। यह पुस्तक जो है छायावादी कविताओं की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है और छायावाद का जो आरंभ है वो झरना से ही प्रकाशित होने के बाद से ही मानी जाती है और इसका समय था 1918। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जयशंकर जी जो थे वो हिंदी काव्य में छायावादी की स्थापना जो है इन्हीं से मानी जाती है और इन्होंने ही खड़ी बोली जो काव्य है उसकी रचना इन्होंने शुरू की। यानी कि उस टाइम जो भाषा लिखी जाती थी वो खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ और इनकी सबसे प्रमुख जो रचना है कामायनी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह से महाकाव्य है। आगे हम लोग इस पे और डिटेल में बात करेंगे। अभी इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग नीचे देखते हैं कि जो छायावाद का जो समय था तो उसमें केवल एक तरह से कविताएं नहीं लिखी जाती थी, बहुत तरह की रचनाएं होती थी। एक तरह से उपन्यास भी उस टाइम बहुत ज़्यादा विकसित हुए और ये जो काल था कविता ने इसमें इतना ज़्यादा एक तरह से प्रोग्रेस कर लिया कि इसे स्वर्ण काल भी कहा जाने लगा। यानी कि छायावाद को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जिसे आप गोल्डन एज बोल सकते हैं। साहित्य जो था यानी कि साहित्य खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है इसे। खड़ी बोली का इतना ज़्यादा इसमें यूज़ होने लगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिसे आप नोट कर लेंगे तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा इजी होगी बिकॉज़ ये पूरा बुक जो आपका है वो छायावाद से ही दिया गया है, यानी कि छायावाद से लेकर पूरा डिटेल इसमें दिया गया है।
अब देखिए इसके स्वरूप पे हम लोग बात कर लेते हैं कि छायावाद का क्या स्वरूप था। छायावाद का जो समय था वो 1918 से लेकर 1936 का जो समय था उतने के बीच में माना जाता है और त्रिवेदी युग के बाद का ये समय है। तो ये वो जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब 20वीं सदी का जो एक तरह से छायावाद में जो कविताएं उभरी या फिर लोगों ने जो रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, तो उसमें सबसे प्रमुख यानी कि 4 कवियों को बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता है छायावाद में, जो कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी है। ये चारों जो है वो छायावाद के सबसे प्रमुख कवि या लेखक माने जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि या लेखक के बारे में लिखने के, तो आप इनमें से 2 या 3 जो भी है लिख सकते हैं, बट ये चारों जो है वो चारों ही आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छायावाद के साहित्य के लिए। तो इस तरह के ये पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं कि इन्होंने अपना क्या योगदान दिया या फिर इस काल में किस तरह से जो इनकी कविताएं होती थी वो किस टाइप की होती थी, वह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब इसको आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग अगला जो हमारा पॉइंट है कि छायावाद का जो समय था उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि छायावाद का जो समय था उसका जो नामकरण का जो श्रेय है वो मुकुटधर पांडे जी को जाता है और इसके विकास का जो कालखंड है उसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो इसका कालखंड दिया गया है छायावाद का, इसे पूर्ण पीठिका या प्रयोग अवस्था कहते हैं और इसका जो समय है 1913 से लेकर 1920 के बीच में माना जाता है। और इसी बीच में जो कवि थे या लेखक थे वो थे श्रीधर पाठकर, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, राय कृष्णदास, ये जो थे प्रमुख थे। अगला जो यानी कि दूसरा जो इसका समय खंड है जो इसके विकास का माना जाता है वो 1920 से लेकर 1925 के बीच में माना जाता है और इसमें जो कवि या लेखक जो आए थे बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान कवि या लेखक इस दूसरे भाग में आए थे। अगला जो तीसरा इसका भाग दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो समय है वो 1925 से लेकर 1935 के बीच में माना जाता है और इसमें जो प्रमुख कवि है वो प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। पंत जी, निराला जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, जनार्दन आदि जो कवि हैं वो इस काल में माने जाते हैं। तो इतना आपको पता चल गया कि छायावाद का जो विकास का जो कालखंड है उसे 3 भागों में बांटा गया है और उसमें के कौन कौन से कवि आते हैं या कौन कौन से समय कितने के बीच में है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर दिया गया है इसकी विशेषता जो शॉर्टली यहाँ पर बताई गई है और मैं आपको थोड़ा सा डीपली यहाँ पर बता दे रही हूँ। अब हम आगे देखते हैं जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि छायावाद का जो युग था उसकी क्या विशेषता थी उसको करना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो हम लोग अब आंसर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए छायावाद की विशेषता जो है श्रृंगार रस का प्रयोग होता था। तो सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता जो कि निम्नलिखित है। तो पहला विशेषता में आप लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि छायावाद की जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम जो लेखक थे, जो कवि होते थे, वो श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। अब श्रृंगार रस कहने का मतलब कि एक तरह से जो राजा महाराजा होते थे, यानी कि एक तरह से हीरो या फिर हीरोइन जो हो गई, इस तरह से आप समझ सकते हैं, उनके श्रृंगार, उनके प्रेम को, उनके सौंदर्य को एक तरह से दिखाया जाता था। इस तरह के प्रयोग किए जाते थे रचनाओं में, एक तरह से कल्पना का प्रयोग किया जाता था। अगला जो पॉइंट है व्यक्तिवादी जो विचार है उसकी भी प्रधानता हमें छायावाद के कवियों में या फिर उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक तरह से वो अपने मन के भावों को अपनी रचनाओं में एक तरह से दिखाते हैं। अपने सुख दुख या जो भी चीज़ें वो अपने लाइफ में जो वो सीखे थे उसको अपनी वो रचनाओं में प्रस्तुत करते थे या फिर वो दिखाते थे, यानी कि व्यक्तिवादी जो विचारधारा है उसको भी वो दिखाते थे अपनी रचनाओं में।
अगला जो हमारा पॉइंट है जो कि 3 नंबर है, आप यूज़ कर सकते हैं कि प्रकृति का वो चित्रण करते थे। यानी कि महादेवी जी की जो रचनाएँ हैं उन्हें आप देखेंगे तो वो अधिकतर जो है प्रकृति को एक तरह से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करती थी। उनके प्रेम को यानी कि अपने प्रेम को वो दिखाती थी प्रकृति को लेकर। इस तरह की मतलब प्रकृति से एक तरह से लगाव को भी दिखाया जाता। छायावाद के समय जो कवियों ने रचनाएँ लिखी है तो इस पॉइंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है जो कि 4 नंबर है, आंतरिक सौंदर्य को वो दिखाते थे। यानी कि हमारे अंदर यानी कि मन की जो सुंदरता है, मन की जो साफ चीज़ें हैं उसको दिखाई जाती थी। यानी कि रचनाओं में हमें देखने को मिलता है ये कि कवि जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो सुंदरता है वो ज़्यादा ज़रूरत है। आप बाहर से कितने भी खुद को सुंदर बनाओ, पर जब तक आप अंदर की सुंदरता को नहीं देखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पॉइंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जो कि 5 नंबर है, नारी के प्रति नवीन भावना। यानी कि नारी की उस टाइम की जो सिचुएशन थे उसको दिखाया गया है रचनाओं में, उनकी स्थिति को, उनको मतलब एक तरह से उनकी भी एक लाइफ है, इस सारी चीज़ों को वो अपनी रचनाओं में दिखाते थे। अगला जो पॉइंट है हमारा जो कि 6 नंबर है, जीवन दर्शन। यानी कि पहले की जो एक तरह से रचनाएँ होती थी, छायावाद के समय की जो रचनाएँ होती थी उसमें एक तरह से अपने एक अपनापन को दिखाया जाता था, एक प्रेम को दिखाया जाता, एक चेतना को लोगों के अंदर किस तरह से जगाया जाए, ये सारी चीज़ें वो दिखाते थे अपनी रचनाओं में। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट को लिया है, आप और भी पॉइंट इसमें यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको छायावाद की विशेषता लिखने को आए तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्य में उनकी क्या भूमिका थी उसको आपको लिखना है। तो छायावाद के जो कवि है उसमें जयशंकर जी का जो नाम है वो सबसे प्रमुख है, तो आप याद कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन 1 या 2 पक्का आता है एग्जाम में, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन है उसे आप कर लीजिएगा। और ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं चाहे क्वेश्चन इनसे किसी भी टाइप की क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से लेकर आए तो देखिए सबसे पहले आप पॉइंट में यूज़ करेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और इसमें जीवन परिचय में आप लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो हिंदी साहित्य में नाटक को इन्होंने एक नई दिशा दी थी, और एक तरह से इन्हें जो है वो प्रवर्तक माना जाता है छायावाद को लेकर। इन्हीं ने एक तरह से विकास किया छायावाद का, और इन्हीं की रचनाओं के बाद से एक तरह से छायावाद का विकास हुआ था। अब देखिए ये जो थे वो एक बहुत ही महान एक तरह से लेखक थे, और इनका जन्म का यहाँ पर समय दिया गया है जो कि इनका जन्म 1889 में हुआ था, और इनकी मृत्यु का समय जो है वो 1937 में हुई थी। और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी यानी बहुत तरह की रचनाएं लिखते थे। और इनका जो जन्म है वो वाराणसी के एक प्रतिष्ठित यानी कि बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था। लेकिन इनका जो जन्म के बाद इनका जो एक तरह से समय जो बीता यानी कि इनका जीवन जो था वो इतना अच्छा नहीं था। अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत ही अर्ली में इनके जो पिता है वो मर गए थे, जिनके कारण इनकी पूरी घर की जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं के कंधे पर आ गई थी, तो इनको पूरी जिम्मेदारी को उठाना पड़ा था। इन्होंने एक तरह से अपनी शिक्षा को किया, और इन्होंने बहुत तरह की भाषाओं को भी इन्होंने ज्ञान किया। अब देखिए एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं कि पहले के जो भी राइटर थे, जो भी लेखककार थे, तो उन्होंने एक नहीं बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने ज्ञान लिया था। वो अलग अलग भाषाओं में लिखते थे अपनी रचनाओं को। तो इन्होंने भी एक तरह से संस्कृति हो गई, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की भी इन्होंने बहुत तरह के ज्ञान लिया था। इन सारी भाषा की इन्हें अच्छे से नॉलेज थी। तो इस तरह के पॉइंट है जो कि आप इनके परिचय में आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो। अब इनका व्यक्तित्व आप लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का व्यक्तित्व कैसा था। तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो एक तरह से इनका जो पहले का जो जीवन था वो एक तरह से बहुत ही कठिनाइयों के बीच में गुजरा था, लेकिन फिर भी एक तरह से हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो क्या चीज़ में रुचि है उस हिसाब से हम लोग जान सकते हैं कि ये जो थे यानी कि ये बहुत ज़्यादा साहित्य में बचपन से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, इन्हें राइटिंग में बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छा लगता था। और एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो एक तरह से विकास होता है
उसके सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक, वो जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका असर हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से इनका जन्म का जो समय था, यानी कि इन्होंने जिस तरह से परवरिश लिया था, तो इनको देखकर ही इनको पहले से ही जो है एक तरह से रचनाओं में बहुत ज़्यादा एक तरह से लगाव था। तो इस तरह से इनका व्यक्तित्व आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का क्या एक तरह से योगदान था साहित्य के क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि छायावाद का जो एक तरह से विकास है वो अधिकतर इन्हीं की रचनाओं से स्टार्टिंग में हुआ था। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि इनका जो साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या स्थान है। तो देखिए, इनका जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा आप बोल सकते हो। इन्हीं के द्वारा हिंदी साहित्य में एक तरह से बहुत ही समृद्धि आई। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो कि कामायनी, जो कि बहुत ही ऊंचे लेवल का आप बोल सकते हो महाकाव्य है, जो कि आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना में इसे गिना जाता है। और इस तरह से इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी जो एक तरह से रचनाएं हैं उसे 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं को, पहली जो इनकी रचनाएं हैं वो काव्य पथ, अनुसंधान रचनाएं और रस सिद्ध जो है इनकी पहली रचनाओं की, यानी कि पहले भाग में आती है। और दूसरे भाग में जो है आंसू, लहर तथा कामायनी जो है वो दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। इस तरह की इनकी 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। और इन्होंने स्टार्टिंग में ब्रज भाषा में ही ये भी लिखते थे, बट बाद में इन्होंने खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाओं को एक तरह से ला दिया, यानी कि उसमें वो लिखने लगे। तो इस तरह से इनकी रचनाएं दी गई है। अब हम लोग नीचे देखेंगे कि इनकी कहानियां, तो आप इनकी कहानियां भी लिख सकते हैं। और इनकी जो पहली कहानी है वो इंदु नामक पत्रिका में, जो कि ग्राम इनकी जो कहानी का नाम है उसे प्रकाशित किया गया था, और 1912 में। और इनकी कुल जो कहानियों की संख्या जो एक तरह से कलेक्ट की गई है वो है 72। इतनी इन्होंने कहानियों को लिखा है, जो कि हमें पढ़ने को अभी मिलते हैं। अब इनके काव्य को हम लोग देख लेते हैं। तो काव्य मीन्स इनकी पोएट्री। तो इन्होंने कौन कौन सी पोएट्री जो लोग अभी तक पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रसिद्ध है, इसमें झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी, प्रेम पथिक, इस तरह की इनकी काव्य है या फिर पोएट्री आप बोल सकते हैं। अब इनके प्रमुख जो कहानी संग्रह उसे आप देख सकते हैं, जो कि इनकी कहानियाँ जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आप बोल सकते हैं, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इस तरह की इनकी प्रमुख कहानियों के नाम दिए गए हैं। अब नीचे हम लोग देखेंगे कि इनका प्रमुख जो उपन्यास इन्होंने लिखा है वो कौन कौन सी है। तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, पर इनमें से 3 जो इनके उपन्यास है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, जो कि पहला है हमारा कंकाल, दूसरा तितली, और तीसरा जो है हमारा इरावती नामक जो इनकी प्रमुख उपन्यास को अभी तक एक तरह से साहित्य के क्षेत्र में ऊंचा स्थान मिला हुआ है। ये सारे इनके जो काव्य रचनाएं हैं उससे आप याद कर सकते हैं, और इनकी जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और उनका साहित्य में क्या योगदान था उसे आपको लिखना है। तो देखिए, छायावादी कवि में अभी हम लोगों ने बात किया, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में जानेंगे कि इनका छायावादी कविता के क्षेत्र में इनका क्या योगदान। तो आंसर में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इनका परिचय, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो थे वो हिंदी साहित्य में एक बहुत ही ऊंचे लेवल के ये भी राइटर थे। अब देखिए, छायावाद का जो समय उसे 4 स्तंभ में बांटा गया था, जिसमें से दूसरे जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी है इन्हें माना जाता है। और इन्हें जो है भारत, यानी कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, यानी कि पूरी दुनिया में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग इन्हें प्यार करते हैं। ये एक उपन्यासकार है, ये निबंधकार भी है, ये कहानी भी लिखते हैं। इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। तो ये सब इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो थे वो रचनाकार के साथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार भी इन्हें माना जाता। और इनको एक तरह से ये इनका जो स्वभाव था, यानी कि इनकी जो रचनाओं में हमें देखने को मिलती है विद्रोही या फिर क्रांतिकारी की जो भावना है, इस तरह से इनकी रचनाओं में देखने को हमें मिलता है। और स्टार्टिंग में जो इनके जो रचनाकार थे, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी उसे लोग एक तरह से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, एक तरह
से उनकी आलोचना करते थे। बट बाद में इनकी रचनाओं को देखकर यानी कि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और ये पूरे विश्व में एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर इनका जन्म का डेट दिया गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। 21 फरवरी 1899 को बंगाल में हुआ था। इनके पिता का यहाँ पर नाम दिया गया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब नीचे हम लोग इनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो स्टार्टिंग का जो इन्होंने शुरू किया था अपना स्टडी, तो ये बंगाल के ही थे और वहीं के एक स्कूल में इन्होंने अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई को इन्होंने कंप्लीट किया था। और ये ज़्यादा एक तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, ये जस्ट एक तरह से हाई स्कूल तक ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और इन्हें भाषा में हिंदी, संस्कृति, बांग्ला और भी जो कुछ कुछ भाषाएं थी इन्हें उसका भी ज्ञान था। अब इनके आरंभिक जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका स्टार्टिंग में जो इनका जन्म का दिया गया है, तो ये केवल 3 वर्ष के थे तभी इनकी जो माँ है वो मर जाती हैं और ये 20 वर्ष तक होते इनके पिता की भी एक तरह से मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान एक बीमारी आई थी जिसके कारण इनकी पत्नी और इनके परिवार के कुछ सदस्य जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से इनका आधा जीवन जो है एक तरह से अकेले में ही बीता। तो इनके जीवन का जो अधिकतर समय है वो एक तरह से अकेले ही बीता। और ये जो नौकरी करते थे उसमें भी इन्हें एक तरह से उतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो इन्हें लाइफ में बहुत तरह के स्ट्रगल भी देखने को मिलते हैं। पर इनकी सबसे खास बात ये थी कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी पर फिर भी उन्होंने अपनी अच्छाई को नहीं खोया और एक तरह से मतलब वो किसी तरह से समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के, यानी कि वो गलत रास्ते को नहीं चुनते हैं इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी। और ये सारे क्वालिटी हमें पहले के जो राइटर होते थे हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इनका व्यक्तित्व दिया गया है कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से उन्हें उस मुकाम में पहुँचने में इतनी सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा था, कितने सारे कष्ट इनको सहने पड़े थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको एक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही, बट फिर भी आप लिखने के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं जो कि इनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान था। सूर्यकांत जी जो थे इनका साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से बहुत ज़्यादा योगदान है और इन्हें एक तरह से साहित्य की पृष्ठभूमि की एक तरह से पृष्ठभूमि के रूप में राष्ट्रीय जागरण का समय माना जाता था, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती थी वो एक तरह से क्रांतिकारी टाइप की रचनाएं लिखती थी। इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। इनके जो प्रेरणा स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित हुए थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी और स्वामी विवेकानंद। इनके एक तरह से प्रेरणा स्रोत थे, इन्हीं से ये प्रेरणा लेकर अपनी रचनाओं को ये लिखते थे। इन्होंने एक तरह से बहुत जागरण की गीत लिखे जिनमें से भारतीय सांस्कृतिक गौरव को प्रकट करती है। एक तरह से राष्ट्रीय को लेकर इन्होंने एक तरह से बहुत बदलाव टाइप की राइटिंग लिखी। और नीचे में इनके कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं कि इन्होंने कौन कौन से पत्रिका को कौन कौन से समय में किया था, उन सभी के नाम दिए गए हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। और बाकी इनके जीवन से लेकर इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में और एक तरह से छायावाद का एक तरह से प्रमुख पात्र होने के साथ साथ इन्होंने अपनी रचनाओं को किस तरह से विकास किया छायावाद के समय में और लोग इनसे किस तरह से प्रभावित हुए, सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। 5 नंबर है, तो इसमें आपको करना है कि महादेवी वर्मा जी के साहित्य जीवन के बारे में आपको लिख। तो देखिए महादेवी वर्मा जी जो थी वो भी साहित्य के क्षेत्र में यानी कि छायावाद के समय इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इनका परिचय देखेंगे यानी कि इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे दिया गया है कि इनका जो जन्म है वो फारुखाबाद ज़िले के एक संपन्न यानी कि एक अच्छे परिवार में हुआ था और 1907 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। और इनका स्टार्टिंग का जो स्टडी है वो इंदौर में ही हुआ था और बाद में प्रयाग जो विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत में प्रयाग के महिला विद्यापीठ में यह एक तरह से प्रिंसिपल के पद पे इन्होंने काम किया और अपने लास्ट दिनों तक भी इन्होंने यहीं पर काम किया था। पर बीच में इन्होंने एक तरह से चांद नामक एक पत्रिका थी उस टाइम जिसमें इन्होंने बहुत समय तक काम किया था। इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं उसे भी आप लिख सकते हैं। तो इन्हें सेक्सेरिया और मंगला प्रसाद नामक इन्हें पुरस्कार मिला था और इनके कार्य को देखकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी इन्हें एक तरह से सम्मानित किया था और ये उत्तर प्रदेश के विज्ञान परिषद की एक तरह से सम्मानित सदस्य भी चुनी गई थी और इनकी मृत्यु जो है वो 1987 में हो गई थी।
तो इस तरह से इनका परिचय आप लिख सकते हैं। देन हम लोग आते हैं कि इनका साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या एक तरह से योगदान है या फिर इनका परिचय भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि जो छायावाद का 4 जो सतर यानी कि 4 जो भाग थे, तो उनमें से ये जो थी वो भी एक महादेवी वर्मा जी जो थी इस काल की एक बहुत ही प्रमुख और लेखिका थी। और इन्होंने अपना जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है वो इन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद ही इन्होंने शुरू कर दिया था। इन्हें रचनाओं के साथ यानी कि राइटिंग के साथ ये एक तरह से संगीत हो गया या फिर चित्रकला यानी कि ड्राइंग वगैरह, इन सब में भी इनको बहुत अच्छा लगता था और ये सारी चीज़ें भी ये करती थी। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं जो हम लोगों ने ऊपर ही बात किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप देख लीजिएगा। इसको थोड़ा लॉन्ग करके दिया गया है, बाकी चीज़ें वही दी गई यहाँ पर, तो आप इस तरह से इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई है जिसका नाम आप देख सकते हैं। पहला है हमारा निहार जो कि 1930 में इसे पब्लिश किया गया था। दूसरा है रश्मि नीरजा को 1934 में, संध्या गीत जो है उसे 1936 में किया गया था, दीपशिखा जो है 1942 में इसे किया गया था। और बाकी यहाँ पर इनकी और भी रचनाओं के नाम दिए गए हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे देखते हैं जो कि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं। जैसे कि 2 कहानियों के नाम है गिल्लू नीलकंठ जो है इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। बाकी इनकी इस तरह से रचनाएं दी गई है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सी कहानी या रचना या कविता किस राइटर की है, यही चीज़ आपको बस याद करनी है। इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके पहले क्वेश्चन यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये पहला क्वेश्चन रहता है कि आपको जो काव्य यानी कि जो कविता है उसमें से आपको लाइनिंग दी जाएगी और उसमें से आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा यानी कि उसकी व्याख्या करने को आपको दिया जाता है। तो उसमें से आपको 5 यानी कि पोएम का जो लाइनिंग है 5 तो दिया रहता है, उसमें से आपको 3 ही करना रहता है, उसके संदर्भ से व्याख्या करना होता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसमें आपको समझाने के लिए एक ही क्वेश्चन को लिया है कि किस टाइप के ये आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, इस टाइप की आपकी लाइनिंग दी जाएगी, तो आप इसमें से आपको व्याख्या करना रहेगा। तो जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है यानी कि ये कोई पंक्ति है, कोई लाइनिंग है कोई कविता की जिसे आपको समझना है और फिर आपको लिखना है। तो वे सब डूबे डूबा उनका विभव, बन गया पारावार उमड़ रहा था देव सुखों पर, दुख जल्दी का नाद अपार, वो उन्मुक्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभाड़ी तारों की कलना थी। तो ये आपकी एक लाइनिंग है जो कि कामायनी जो आपका महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है उसी में का ये एक पॉइंट दिया गया यानी कि उसी की पंक्ति को यहाँ पर रखी गई है। तो आंसर को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं कि कामायनी जो आपका महाकाव्य है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसा कामायनी जो है वो एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है और ये एक बहुत ही ऊंचे लेवल का ये कविता है जिसमें एक तरह से बहुत इसमें जो एक कल्पना का ये एक तरह से पोएम लिखा गया है जिसे 1936 में एक तरह से पब्लिश किया गया था। हम लोग आंसर देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि राइटर यानी कि जो पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी से इसे लिया गया है। आप देखिए इसका प्रसंग यानी कि इसमें क्या कहना चाहते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग व्याख्या पे बात करेंगे। तो आज इस जल लावन के कारण जो चारों ओर उमड़ा हुआ समुद्र दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं का एक तरह से वैभव पानी बनकर एक तरह से चारों ओर फैला हुआ है। यानी कि इसमें जो राइटर है पंक्ति क्या बताना चाहती है कि यहाँ पर टाइम जो प्रलावर उस टाइम में जो पानी पूरा संसार हो गया था तो उस टाइम का जो एक तरह से माहौल था वो क्या था, वो सब चीज़ों को यहाँ पर बताई गई है। अब हम लोग व्याख्या पे देख लेते हैं कि व्याख्या इसमें क्या की गई है। तो देखिए व्याख्या में मन्नू जो है वो कहते हैं यानी कि यहाँ पर एक तरह से आलोचना की गई है कि मन्नू कहते हैं कि देवता जो है भोग विलास
इसमें लीन हो गए हैं या एक तरह से नष्ट हो गए हैं। साथ ही उनका समझ जो ऐश्वर्य यानी कि उनकी जो सुविधा है, जो सुख है, वो एक तरह से क्या हो गया, पूरा पानी पानी हो गया, चारों तरफ फैल गया है। एक इसमें एक तरह से दुख को दिखाया गया है। तो इसमें मन्नू के द्वारा इस पंक्ति में जो राइटर है जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि किस तरह से जब इंसान की जो इच्छा बहुत आगे तक बढ़ जाती है या फिर पाप जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो किस तरह से वो पानी में यानी कि पूरी तरह से पलायन हो जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है। उसी तरह जो देवताओं का जो ऐश्वर्य है वो भी एक तरह से सागर में डूब गया है और चारों तरफ फैल गया है। उनका जो एक तरह से दुख है, यहाँ पर एक दुख को दिखाया गया है कि दुख मैंने दुख के सिचुएशन को यहाँ पर बताई गई है इस पोएम के यानी कि इस पंक्ति के द्वारा। अब यहाँ पर और कुछ पॉइंट दिया गया है जिसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मन्नू अब देवताओं के जो विलासपूर्ण जीवन है यानी कि उनका जो कंफर्टेबल लाइफ है उसको वो एक तरह से आलोचना करते हैं, उसको एक तरह से जो उनका जो भोग विलास है यानी कि उनका जो एक तरह से इच्छा, जो उनकी जो मोह माया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताई गई है मन्नू के द्वारा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और इस पंक्ति में हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरह से इंसान की जो लालच है, उनके जो बुरे कर्म है या फिर ये जो बुराई है जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो किस तरह से उसे समुद्र में डूबना पड़ता है यानी कि पूरी तरह से वो नष्ट हो जाती है। इस चीज़ को यहाँ पर राइटर ने इस पंक्ति के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। तो बस यही है, मैंने आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है। इस टाइप के आपके 5 या 6 आते हैं जिसमें से आपको 3 लिखना रहता है और तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी, आपको इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, स्पेशली जो जयशंकर प्रसाद जी हैं और बाकी जो कवियों के बारे में हम लोगों ने उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, वो सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और लास्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो please like, comment and please subscribe this channel guys. Thanks for watching this video. Bye. Take care.